डॉक्टर साहब, अब ये पता नहीं सवाल गायनेकोलॉजिस्ट का है या पल्मोनोलॉजिस्ट का है, लेकिन इसमें ना दोनों लगता है कि गायनेकोलॉजी का भी इसमें रोल आता है और पल्मोनोलॉजी का रोल भी आता है। हामला खवातीन में खांसी का जो रुझान होता है बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, मैंने पढ़ा है, सुना भी है, देखा भी है। ये क्यों होता है? हामला खवातीन में को खांसी क्यों होती है? ठीक सर, खांसी क्यों होती है, इसके साथ इसी सवाल का अगर सब पार्ट बना लें तो ये है कि प्रेगनेंसी में खांसी आम हालात की निस्बत साइड इफेक्ट या नुकसान क्या कर सकती है। ओके, या इसका इलाज या इसको मतलब अगर खांसी हो जाए तो उसको ट्रीट करना कितना जरूरी है, अगर ना किया जाए तो नुकसान क्या होगा? बिल्कुल, हम दोनों को तय करते सर। सबसे पहली बात ये है कि प्रेगनेंसी एक ऐसी कंडीशन है जिसमें वो खातून या माँ जो होती है उसकी ना कुव्वत मुदाफ़त कम हो जाती है, कमज़ोर हो जाती है, जिसकी वजह से उसके अंदर नाक, हलक या चेस्ट के अंदर इन्फेक्शन होने के इम्कानात बढ़ जाते हैं। सबसे पहली वजह प्रेगनेंसी के दौरान जो कि हार्मोनल शिफ्ट्स होती हैं, तो उस हार्मोन की तब्दीली के साथ जो हमारा नाक अंदर से आ रहा है, इसके जो गुदूद हैं सारे, ये बड़े हसास हैं। तो नाक बंद रहना, स्टफी हो जाना, नाक से पानी बहना या गले में केरा जाना, खराश होना, ये बड़ा कॉमन हो जाता है। बार बार गला साफ करना पड़ता है। और फिर ख़ास तौर पे जब रात को लेटते हैं, फिर सर्दियों का मौसम होता है तो नाक और स्टफी हो जाता है। तो सबसे जो पहली और कॉमन वजह जो होती है प्रेगनेंसी के दौरान खांसी की, वो नाक और साइनस की सोजिश होती है। ओके, जिसकी वजह से माओ को या प्रेग्नेंट लेडीज को सांस नहीं आता, नाक बंद रहता है, वो मुंह से सांस लेती है, माउथ ब्रीदिंग से मुंह खुश्क अलहदा होता है, गला भी छिल जाता है, तो उनको खांसी आना शुरू हो जाती है और खांसी फिर चलती है। जो दूसरी वजह है वो ये है कि चूंकि पेट में बच्चा अपनी जगह ले रहा होता है, ऐसा ऐसा बड़ा हो रहा होता है, तो उसकी वजह से मैदे पे प्रेशर आता है। तो जो मैदे का मवाद होता है वो मैदे से रिवर्स गियर लगाता है। ओके, मैदा छोटा हो रहा होगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल। हाँ। एक तो जब हम खाना खाते हैं खुराक किनारे से मैदे से छोटी आंत से बड़ी आंत और फिर खाना हजम होता है, यहाँ रिवर्स गियर लग जाता है कि मैदे में जो मवाद है वो छोटी आंत में जाने की बजाय गले की तरफ वापस आता है, सीने की तरफ वापस चढ़ता है। और जब माँ रात को आराम के लिए लेटती है, बेड पे टाइम जरा ज्यादा गुजरता है, तो वो और ज्यादा सीने में चढ़ता है और सांस के रास्ते को टच करता है। ये जो रिफ्लक्स का प्रॉब्लम है, जो मैदे के मवाद का बाहर वापस आना, गले की तरफ आना, गले की तरफ वापस आना, कोई छोटी लहर होती है, कोई बड़ी लहर होती है, माँ को सिर्फ वो जो डकार बन के आता है ना उसका पता चलता है। ओके, बाकी का पता नहीं चलता। तो ये खुश्क खांसी इसके साथ ना चलती रहती है, मुसलसल जो है ना गले के अंदर उलझन, खराश, डिस्कम्फर्ट सी माँ को रहती है इसके साथ। और फिर प्रेगनेंसी के जो शुरू के 3 महीने होते हैं उसमें तो वैसे भी वॉमिटिंग बहुत हो रही होती है, तो उल्टी कर करके वो जो मवाद उल्टी वाला गले तक आता है ना, वो गले को तो छिलता है लेकिन वो वहीं पे सांस का रास्ता है तो उसको भी वो लगता है, तो सांस का जो रास्ता होता है उसको भी वो हर्ट करता है। तो जो प्रेगनेंसी के नॉर्मल उल्टी है जो आ रही होती है ना, उसकी वजह से जो तेजाबियत वाला मवाद गले में आता है वो सांस के रास्ते को भी मुतासर करता है, छील देता है, जिससे खांसी आना शुरू हो जाती है। ये हो गया। तीसरा, फिर प्रेगनेंसी के दौरान अगर किसी को पहले से एस्थमा है तो 1/3 पेशेंट्स मतलब उनका एस्थमा पहले से शदीद हो जाता है। ओके, उनको अद्वियात की जरूरत ज्यादा पड़ती है। और फिर वैसे भी चूंकि बच्चा पेट में जगह गिरता है तो माँ को सांस छोटा आता है, ओके, पूरा खुल के सांस नहीं आता, जिसकी वजह से उसको फिर ब्रीदिंग का प्रॉब्लम भी साथ होना शुरू हो जाता है। ठीक है। इसके अलावा चूंकि कुव्वत मुदाफ़त कम होती है तो तमाम इन्फेक्शन, चाहे वो निमोनिया है, चाहे वो लंग में फोड़ा या एब्सेस है, या लंग्स में टीबी है, या फेफड़ों की झिल्ली में पानी है, ये चारों अमराज जो होते हैं प्रेगनेंसी के दौरान होने की शरह प्रेगनेंसी के अलावा जो उससे ज्यादा होती है। ओके, कुव्वत मुदाफ़त कम होने की वजह से। ओके, अब हम आते हैं कि खांसी की वजह से, चाहे वो आम खांसी है या बड़ी खांसी है, वो किसी सीरियस कंडीशन में, उससे माँ की सेहत पे और बच्चे की सेहत पे क्या असर पड़ता है? देखिए, जब खांसी करने है ना तो खांसी में पूरा जिस्म जोर लगाता है, पूरा बंदा हिल जाता है ना। पहले सांस अंदर रहते हैं और फिर एक झटके के साथ खांसी करता है। जब झटके से खांसी होती है तो पूरी चेस्ट हिल जाती है, पिंजरा हिल जाता है, पेट हिल जाता है, यूट्रस को पूरा झटका लगता है, किक लगती है। किक लगने की वजह से, और ये अगर हम एक बच्चा किक मार रहा है अंदर,
एक बच्चा की कुमार है। दूसरा ये जो जरिए सर वो तो फिजियोलॉजी, वो तो कुदरती है ना, हाँ वो माँ एंजॉय करती है। अच्छा, वो एंजॉय अल्लाह का करती है। शुक्र अदा करती है कि अच्छा बच्चा अपनी मौजूदगी का एहसास ला रहा है। माशाल्लाह। ये चूंकि बाहर से हो रहा है, ये हाँ। थ्रस्ट है, तो ये पूरे के पूरे अंदर सिस्टम को वाइब्रेशन अंदर जो है ना अच्छा, दर्द हो सकती है, बच्चे को डिस्टर्ब भी करती सर है। बिल्कुल करती है। अच्छा इसके साथ जो है ना बेबी बैग लीक होने का खदशा होता है, अच्छा यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होने का डर होता ओके। है, और इवन के यूट्राइन कंट्रैक्शन के लेबर पेन। जी जी बिल्कुल फैल्स लेबर ना, अच्छा ये जो वक्त से पहले बात कर, इवन के डिलीवरी के मसाइल भी आ जाते हैं। अच्छा तो जब प्रेगनेंसी 8वें महीने ऑनवर्ड चलना शुरू हो जाए तो खांसी को बिल्कुल हल्का नहीं लेना चाहिए, ओहो। क्योंकि उससे इतना जोर पड़ेगा कि उस जोर से लेबर इंड्यूस हो सकता बैग है, फट सकता डिलीवरी है। का बिल्कुल बैग हाँ। फट सकता है, लीकेज हो सकती है, दर्द शुरू हो सकती है, इन्फेक्शन, बेबी बैग में टीयर्स आ जाते हैं, उसमें अच्छा। दरारें पड़ जाती है, उससे ओके। इन्फेक्शन के जाने का रिस्क बढ़ जाता है। यानी 8वें महीने की प्रेगनेंसी हो इस पे- तो अगर बिल्कुल, खांसी बिल्कुल। है तो सीरियस तो बिल्कुल 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 हम्म। बिल्कुल बिल्कुल तो उसकी वजह से बच्चे की सेहत पे या डिलीवरी पे या प्रेगनेंसी के दौरानिए पे असर आता है। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा अब डिलीवरी चलो हो भी गई, अब चूंकि डिलीवरी अक्सर जिन मरीजों में भी होती है सी सेक्शन, कट लगा हुआ है, फिर टांके लग गए, अब खांसी भी चल रही साथ, तो खांसी से वो जो स्टिच वाला एरिया होता है ना, एक वो तो दर्द करता है, वो हील ही नहीं हो रहा सर होगा। वो हील नहीं हो हाँ, पाता, ओके उसकी वजह से वहां से इवन के थ्रू एंड थ्रू टीयर्स हो जाते हैं। ओके। इसलिए जो 8 मंथ ऑनवर्ड जो है ना, 8वां 9वां महीना और जो डिलीवरी के जो 40 दिन है, इस दौरान खांसी को जिम्मेदारी से लेना चाहिए। इसके लिए अगर वो खांसी बॉदर कर रही है और ट्रबल कर रही है तो आपको पल्मोनोलॉजिस्ट से रब्ता करना डॉक्टर साहब, चाहिए। ये केस जो है हामला खवातीन को खांसी का, ये गायनेकोलॉजिस्ट का केस होता है या पल्मोनोलॉजिस्ट का केस? सर मैं यहाँ पे ये अर्ज करूंगा, मेरा सवाल जायज है या नहीं? सर बिल्कुल बहुत मुनासिब है, हाँ। और यहीं से हम लोगों को या पब्लिक को या अपने ऑडियंस को या अपने व्यूअर्स को ये इंफॉर्मेशन या मालूमात है कि व्हेन टू सी अ पल्मोनोलॉजिस्ट। देखिए सर, चूंकि वो गायनेकोलॉजिस्ट से रेगुलर रब्ता होता है, तो फर्स्ट कंसल्टेशन करने में कोई हर्ज नहीं है, कोई कॉमन कॉज की होगी, वो ट्रीटमेंट अगर उन्होंने कोई तजवीज कर दिया है, उससे सेटल होगी। अच्छा, वो नॉर्मली अगर वो सिरप ही देती है, खांसी का सिरप, अगर सेटल नहीं होती 10 डेज अब 10 देख लेना, जो हमल के जो पहले 3 महीने जो फर्स्ट ट्रिमेस्टर कहते हैं, उसमें हम हफ्ता 2 हफ्ते भी रुक जाएंगे तो खैर है। ओके। लेकिन जो लास्ट ट्राइमेस्टर है या जिनकी प्रेगनेंसी कीमती है, प्रीशियस है, जिनमें पहले से मिसकैरेजेस के मसाइल है, वहां तो एक हफ्ता गुजर गया, खांसी को ठीक नहीं हो रही, डोंट वेट। अच्छा, अपने गायनेकोलॉजिस्ट को इत्मीनान में लेते हुए या उनसे मशवरा करते हुए फौरी पल्मोनोलॉजिस्ट के पास पहुंचे, उनसे कंसल्ट करें। कुछ ना कुछ अंदर जो है ऐसा चल रहा है कि जिसको फौरी देखने की और उसका ट्रीटमेंट करने की जरूरत है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। नाजरीन, डॉक्टर अमदाद अली फारूकी साहब पाकिस्तान के माया नाज पल्मोनोलॉजिस्ट हैं। बड़ी मुश्किल से आज मेरे हत्थे जड़े हैं, बड़ी मुश्किल से इनको मैंने पकड़ा है। अगर आपको कभी कोई सांस का प्रॉब्लम हो, नमूनिया का, टीबी का, जो अमराज सीना होते हैं, किसी भी किस्म का कोई मसला हो, तो डॉक्टर साहब से अपॉइंटमेंट लेने के लिए जो नंबर इस वक्त स्क्रीन पे चल रहा है, उस नंबर पे कॉल करें। और डॉक्टर साहब का जो अपना चैनल है वो इन्हीं के नाम से है, डॉक्टर अमदाद अली फारूकी साहब से, उस चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब करें। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।